नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही थी भारतीय संविधान पे हम चर्चा कर रहे थे और भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है उस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। और पिछली क्लास में हमने कहा आर्टिकल 43 पे समाप्त किया था। 43 बताया था, 43A बताया था, 43B बताया था। इसको सबको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सारे आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आज की चर्चा में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 44 को देखेंगे, साथ में 45, 46 इसको जो भी पॉसिबल है सब देखेंगे। तो बहुत ही विस्तृत रूप में और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमारा जो है सिस्टम चल रहा है। संविधान पे बहुत अच्छे से चर्चा चल रही है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिए। उसको देखने के बाद में फिर आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि पिछली क्लासेस का एक सिस्टमेटिक तरीका है हर आर्टिकल्स का पढ़ने का। और हर आर्टिकल्स को जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तभी आप राज्य के निर्देशक तत्वों को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या हमारे राइट्स हैं और क्या डीपीएसपी में है। तो इस प्रकार कोरिलेशन बहुत जरूरी है, पढ़ते चलिए। सारे जो आर्टिकल्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जब आप पार्ट 5 तक पढ़ते हैं भारतीय संविधान को तो उसमें आपको कोई भी आर्टिकल छोड़ना नहीं होता है। पार्ट 5 तक आपके सारे आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। बाकी कॉन्सेप्ट तो सब महत्वपूर्ण ही है, लेकिन आर्टिकल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है और आर्टिकल्स की गहराइयों तक आपको उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 का जो प्री हुआ है उसमें इस बात ने इसकी पुष्टि कर दी है कि आप सतही नॉलेज लेके जाएंगे अगर तो आपका कोई भी प्रश्न हल होने वाला नहीं है। आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन पूछा गया, केस पे क्वेश्चन पूछा गया, कथन पे क्वेश्चन पूछा गया, सारे और आपके शोषण के विरुद्ध का अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो सारे आर्टिकल बहुत डिटेल में आपको पता होने चाहिए। तो अब विलंब नहीं करेंगे, चर्चा आज की स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लासेस को देखिए और जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब लोग जो नए हो चैनल पे तुरंत सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पूरी क्लास आप अच्छे से देखिए और क्लास देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 43 कंप्लीट हो चुका है, 43A भी हो चुका है, 43A और 43B ये भी कंप्लीट कर चुके हैं हम पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे 43 के बाद 44 को, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है जो हमेशा चर्चा में रहता है। तो आर्टिकल 44 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि राज्य जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उसका प्रयास करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। यानी भारत में कोई भी नागरिक रह रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, सबके लिए एक नियम एक कानून होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही होता है। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं, कुछ राज्यों ने जरूर कर दिया है और आगे भी इसका जो है इस पे हमेशा चर्चा चलती रहती है। देश पे अगर बात करें जो है पूरे भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन हो सकता है आगे चल के। तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है तो राज्य जो है नागरिकों के लिए, यहाँ पे ये राज्य स्टेट वाला नहीं है। स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है जो हर स्टेट होता है भारत में, वो स्टेट नहीं है। राज्य की परिभाषा में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। तो राज्य वो है, तो राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने बता दिया। गोवा में जो है बहुत शुरुआत से ही आज़ादी के समय से ही वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। कुछ स्टेट भी इसमें प्रोसेस में है इसको लागू करने के लिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड का जो चर्चा आप सुने होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही हुआ कि देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजियस से हो, समुदाय से हो, कहीं से भी हो, सबके लिए एक कोड होना चाहिए। तो एक कानून होना चाहिए। तो ये इसकी व्यवस्था करता है और ऐसा राज्य करेगा, प्रयास करेगा इसके लिए। अब जैसा कि इस कोड के बारे में सिविल नागरिक संहिता पढ़ने के बाद में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस पे कुछ विवाद है, केस है, वाद है। तो इसको भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल से कैसे रिलेटेड हुआ वो अभी देखेंगे।
तो इसमें एक केस बहुत ही फेमस केस है, शाह बानो का केस। मोहम्मद अहमद खान ये जिनके शाह बानो के हस्बैंड थे, और शाह बानो जिनकी एज आपकी 62 ईयर्स थी, और इनके 5 बच्चे भी थे। एमपी के हैं, 5 बच्चे की भी थे। तो इस कंडीशन में इनको इनके हस्बैंड ने जो है इनको तलाक दे दिया। तो जब तलाक दिया इनको, तो शाह बानो जी जो है कोर्ट में गई, और कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारे आर्टिकल जो समानता के अधिकार की बात करता है, आर्टिकल 14, उसका उल्लंघन है। साथ में हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, उसका भी उल्लंघन है। क्योंकि 62 वर्ष की आयु में अगर किसी महिला को तलाक दे दिया जाए, जिसके 5 बच्चे भी हैं, 5 बच्चे भी हैं, तो वो कैसे गुजारा करेगी। तो इस कंडीशन में ये कोर्ट गई, और कोर्ट ने जो इस पे जजमेंट बनाया, पहले तो आपका जो मध्य प्रदेश राज्य का जो था वो कोर्ट, उसने कहा था इनको भरण पोषण देने के लिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो मोहम्मद अहमद खान जो उनके हस्बैंड थे, तो उनके नाम पे बनाम शाह बानो, पति पत्नी नहीं है दोनों लोग, इन पे वाद बना, और 1985 का यह वाद है। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया, आपको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के जजमेंट को सपोर्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी 3 तलाक लेने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो तलाक नहीं दे सकती। जानते होंगे आप, उसमें जो पुरुष वर्ग है वही तलाक देते हैं, और ट्रिपल तलाक बहुत फेमस होता है। तलाक 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 3 प्रकार के होते हैं, तलाक़े बिद्दत, अब ये देखेंगे। तो इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार है, और तलाक लेने के अधिकार के साथ साथ उनको भत्ता भरण पोषण का भी अधिकार है। अगर उनको तलाक दे दिया गया है तो उनको भत्ता यानी भरण पोषण, यानी उनको जीवन निर्वाह के लिए उनको भत्ता भरण पोषण मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को देश की बहुत सारी आबादी में बहुत लोगों ने इसको जो है बहुत अच्छे से कहा कि महिलाओं के अधिकार की रक्षा की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि यह मुस्लिम कानून से विपक्ष में था। मुस्लिम कानून में क्या व्यवस्था है कि एक होता है इद्दत, इद्दत के दिनों तक इनको जो है क्या दिया जाता है, भरण पोषण दिया जाता है। इद्दत क्या होता है, अब इद्दत को आप सर्च करिएगा, इद्दत को पढ़िएगा कहीं पे सर्च करके, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इद्दत में क्या होता है कि 90 दिनों तक भरण पोषण दिया जाता है, भत्ता भरण पोषण दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। यानी इद्दत का जो दिन होता है 90 दिनों तक, 90 दिनों में यह चेक किया जाता है कि महिला प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं है। इन बातों की आप उसको सर्च करके पढ़िएगा। तो इद्दत के दिनों तक भत्ता भरण पोषण की बात है मुस्लिम कानून में। तो यह मुस्लिम कानून के विरोध में और महिलाओं के अधिकार से संबंधित यह जजमेंट आया था। कुछ देश की बहुत सारी आबादी में बहुत लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन बहुत लोग रूढ़िवादी लोग जो मुस्लिम कानून के पक्ष के लोग थे, वो लोग इसको जो है विरोध बताते हुए जो है केस अगला जो है क्या होगा कि जब इसमें कुछ लोगों का विरोध भी हुआ, तो विरोध होने के बाद क्या किया, भारत की संसद ने, ध्यान रखिएगा, भारत की संसद ने, जो देश में आजकल संविधान बचाने पे लगे हुए हैं, संविधान की रक्षा के लिए आजकल बहुत लोग जो है अंबेडकर बाबा को वापस धरती पर लाना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, और नारा लेके चलते हैं, संविधान को अपने सर पे उठा के चलते हैं। उनकी दशा ये है कि महिलाओं के अधिकारों की जब बात हुई, देश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया गया भारतीय संसद द्वारा। और उस समय सरकार बनी थी राजीव गांधी की सरकार बनी, और उस समय भारत की संसद ने क्या, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बदल दिया, पलट दिया, और इस जजमेंट को पलट के वही क्या कि इद्दत के दिनों तक ही भरण पोषण मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारतीय संसद ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा था, और बहुत इसका भी विरोध हुआ बाद में, लेकिन खैर वो सब हमारे एग्जाम के महत्वपूर्ण नहीं है। जो बातें महत्वपूर्ण है वह आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 का आया, और इससे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, यानी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो केस के जजमेंट को संसद ने पलट दिया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। उस समय सरकार किसकी थी, राजीव गांधी की सरकार आई थी, राजीव गांधी पीएम थे। ये बात यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद जब इस जजमेंट को पलटा गया और नया कानून भी आ गया, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण
और एक था मुस्लिम महिला भत्ता भरण पोषण अधिनियम। तो इन दोनों कानूनों को यानी मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम को साहबानों के वकील थे, इनका नाम है डेनियल लतीफ़ी। डेनियल लतीफ़ी ने इस संसद के द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद के घटनाक्रम को आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई इस कानून को, लेकिन उस समय क्या बात थी कि चूंकि संसद के कानून संसदात्मक व्यवस्था है देश में, संसद के कानूनों को भी ऐसे नहीं है कि हर कानून को निरस्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी मर्यादा को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संतुलित और बहुत ही प्यारा जजमेंट दिया। किसमें? डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2002 का जजमेंट है, 2002 का केस है, वाद है। तो डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 केस है, और इसमें क्या कहा कि जैसे मोहम्मद अहमद खान में जीवन पर्यंत भत्ता भरण पोषण मिलना चाहिए, यह बात कही थी, लेकिन डेनियल लतीफ़ी वाले में क्या कहा? पहले बात तो इन कानूनों को बरकरार रखा, यानी कानून जो बनाए थे संसद ने उसको निरस्त नहीं किया बल्कि बरकरार रखा, सही माना। लेकिन जजमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया कि यहाँ पे जो जीवन पर्यंत भत्ता पोषण की बात थी, वो जजमेंट में क्या कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए, और तब तक मिलना चाहिए जब तक उनका रीमैरिज नहीं हो जाता, यानी पुनर्विवाह नहीं होता। जब तक उनका पुनर्विवाह नहीं होता है तब तक क्या मिलना चाहिए? भत्ता भरण पोषण मिलना चाहिए। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद में मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, परंतु मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए, और यह बात कही, और तब तक मिलना चाहिए जब तक उनका पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह नहीं हो जाता। तो दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केस पूछे जा सकते हैं और आर्टिकल 44 से ही संबंधित है, क्योंकि ये आपका सिविल नागरिक संहिता, जो आपका समान नागरिक संहिता कह सकते हैं, समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो उसी पर यह केस है। और अंत में जो तलाक की बात है, तलाक ए बिद्दत, जो तलाक 3 बार तलाक बोलने पर तलाक हो जाता है, उससे संबंधित लास्ट केस आपको याद रखना है, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद। ये 2017 का केस है। 22 अगस्त 2017 को यह जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसने कहा कि जो तलाक बिद्दत है यानी ट्रिपल तलाक है, वह न केवल संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि क्या करता है, यह इस्लाम के मूलभूत जो सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ भी है। तो इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया किसको? ये तलाक ए बिद्दत को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सायरा बानो। ये सायरा है, यहाँ पे साहबानो है, याद रखिएगा। तो दो केस तो साहबानो से रिलेटेड है, डेनियल लतीफ़ी वाला, और ये इनके हस्बैंड और वाइफ का दोनों को केस है, आपस में दोनों लोग लड़े थे, तो इन्हीं के नाम पर यह केस है। हालांकि चर्चा में साहबानो के नाम से ही ज्यादा रहा है, लेकिन मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो केस है। और दूसरा है जो साहबानो के वकील थे डेनियल लतीफ़ी के नाम पर है दूसरा वाला केस, उसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद में लास्ट में सायरा बानो है, ये सायरा बानो। तो ये सायरा बानो बनाम भारत संघवाद है, 2017 का केस है। इसमें तलाक बिद्दत को संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत के भी खिलाफ है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और निरस्त कर दिया गया, रोक लगा दी गई, आपको याद रखना है। तो वर्तमान में दशा आप जानते होंगे तलाक पर क्या है। तो फिर ये 3 केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 44 हो गया बहुत डिटेल में, इससे संबंधित ये 3 केसेस हैं, इसको भी याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे आपके अगले आर्टिकल पर। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनके बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइल्डहुड में उसकी जो है, जिसे कोई बच्चा है, बाल्यावस्था है, उसकी देखभाल करेगा तथा उसके शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की। ये जो बात है, ये मूल संविधान में नहीं उल्लेखित थी, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी।
बहुत जगह आप उल्टा पढ़ते होंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, इस पे बहुत सारा विवाद है। एक मैंने बताया था संविधान सभा में मुस्लिम महिलाओं से संबंधित, मैंने भी एक जगह आपको 9 बताया था, तो वहाँ पे भी 9 नहीं 10 हैं और कुछ बातें हैं। कई सारी चीज़ हैं जो विवादित हैं। कई पुस्तकों में उल्टा-सीधा लिखा हुआ है, इसलिए विवाद का विषय बन जाता है। आपको ध्यान रखना है, आप बहुत सारे पुस्तकों में पढ़ते होंगे कि अनुच्छेद 45 का विषय क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। आर्टिकल 45 में लिखा है। यह बिल्कुल नहीं लिखा है, यह मूल संविधान में था, ध्यान रखिएगा। ये मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में था और इसको हटा के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनके बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। तो वर्तमान में अगर बात करें तो यह बात लिखी हुई है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनके बाल्यावस्था की देखभाल राज्य करेगा, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 45 में है। वर्तमान में ये बात है, ये मूल संविधान में था। लेकिन एक चीज और याद रखना है, इसको हटा के यहाँ तो खत्म कर दिया गया, लेकिन इसको हटा के आपको पता होना चाहिए कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, मैं कहाँ लिख दूं, इधर थोड़ा साफ सुथरा मैं लिखना चाहूंगा। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार में भी संशोधन किया गया, पढ़ते होंगे, और मैंने बताया भी था शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी मैंने बताया था। और उसके बाद साथ साथ में मौलिक कर्तव्य जब आगे पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे, तो 3 जगह संशोधन आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 45 के तहत। कौन कौन सा है आप ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 21 चर्चा हो चुकी है। 21 का जो आपका ए है, 21 का ए है, यह भी 86 संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। साथ में मैंने बता दिया आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया, आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया। और साथ में आपका मौलिक कर्तव्य जब देखेंगे 51 ए में भी देखेंगे, जब मौलिक कर्तव्य 11 कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया, भूलना नहीं है। ये तीनों आर्टिकल में संशोधन किया गया है 86वें, और इसमें शिक्षा संबंधी ही बातें हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर एक चीज यही याद रखना है कि जो अनुच्छेद 45 में ये भाषा को बदला गया, जो मूल भाषा यहाँ पे लिखी हुई थी, वो भाषा कहाँ की गई? आपके मौलिक कर्तव्य में। साथ साथ में वो भाषा कहाँ की गई? जो कि फंडामेंटल राइट में है, और फंडामेंटल नया आर्टिकल जुड़ा, कौन सा? 21A। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, ये जो बात थी, मूल बात थी आर्टिकल 45 में, उसको बदल के यहाँ पे कर दिया गया मौलिक कर्तव्य में। और साथ में आपका जो 45 का जो है वह नई बात वहाँ पे ऐड कर दी गई है, वो बात आपको मैंने बता दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मौलिक कर्तव्य में जब आप 11वां कर्तव्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? 11वें कर्तव्य में यही तो लिखा है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य। अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो यहाँ भी यही पढ़ते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। तो यानी भाषा बदल दी गई। और लेकिन 45 में अगर पूछे कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको यही ध्यान रखना है, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनके बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, भाषा बदली हुई है। 86वें संशोधन से 3 आर्टिकल में संशोधन किया गया। 3 आर्टिकल तो नहीं कहेंगे संशोधन किया गया, यहाँ पे एक नया आर्टिकल भी जुड़ा है। 2 आर्टिकल में संशोधन किया गया, 51 के ए में और इसमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी बहुत अच्छी इसमें ये बात है। बहुत सारे बुक में आपको यही मिलेगा कि 6 से 14 वर्ष, जबकि 45 में ये बात नहीं है, यहाँ पे 6 वर्ष से कम आयु की बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर लास्ट आर्टिकल से पहले एक बात और बता दूं, जैसे यहाँ पे बाल्यावस्था की देखभाल कैसे करता है राज्य। आप देखते होंगे वर्तमान में आंगनबाड़ी वगैरह चलती है नहीं, आंगनबाड़ी में 6 से वर्ष के नीचे से बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ते हैं। तो प्री प्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन होता है आंगनबाड़ी में, और साथ में यहाँ पे पोषण वगैरह भी दिया जाता है, बच्चों को पोषण भी दिया जाता है। तो यानी बाल्यावस्था की देखभाल कैसे होगा? पोषण बच्चों को दिया जा रहा है, साथ साथ में शिक्षा भी दी जा रही है। तो ये आंगनबाड़ी अगर बात करें तो आंगनबाड़ी जो होते हैं वो किस आर्टिकल के आधार पर हैं? आर्टिकल 45 के आधार पर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब कुल मिला के आर्टिकल 45 कंप्लीट होता है हमारा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 46 को। आर्टिकल 46 की बात करें अगर, तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी, यानी जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित, यानी उनको आय से संबंधित समझ लीजिए,
तो शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि यानी उनको बढ़ाएगा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। तो राज्य का यह ऐसा कर्तव्य होगा कि एससी, एसटी और अन्य कोई दुर्बल वर्ग है, उसके शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक संबंधी यानी अर्थ संबंधी हितों को बढ़ाएगा, साथ में उनकी रक्षा करेगा और सामाजिक न्याय भी उनके सुनिश्चित करेगा। तो आर्टिकल 46 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी सारे आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना है। अब अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे अन्य दुर्बल वर्ग लिखा हुआ है, आप जानते होंगे कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर जब चर्चा चली तो यही बात कहा गया कि जहाँ आर्टिकल 46 है उसी के हमने जो है उसी की बातों का अनुपालन किया है, क्योंकि अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा शिक्षा जैसा कि शिक्षा में भी आरक्षण है ईडब्ल्यूएस वर्ग को, और साथ में अर्थ संबंधी यानी आय संबंधी या नौकरी संबंधी तो उसमें भी आपका जो है प्रावधान करता है। तो इस प्रकार जो 100 कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 103वां, हाँ 103वां संविधान संशोधन जो आया, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में, वह किस आर्टिकल का अनुपालन है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 46 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एससी, एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण करना है। कैसे करना है? उनके जो है शिक्षा संबंधी और अर्थ संबंधी हितों का जो है ध्यान रखना है। तो ये बात ध्यान रखना है, उनके हितों को बढ़ावा देना है, साथ में उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो आर्टिकल 46 भी हो गया। तो इस प्रकार कितने आर्टिकल हो गए? 44, 45 और 46। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, तीन आर्टिकल तो 3 ही हुए, लेकिन 3 केस भी हैं, एक संविधान संशोधन भी है। इसकी भाषा आपको जरूर याद रखनी है, भाषा को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में गलत दिया हुआ है। जो मूल बात थी अनुच्छेद 45 की मूल बात, ये मूल बात है, मूल बात ये जो लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है, ये मूल बात थी। बाकी जो बात है उसको बदल के वर्तमान में यह है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा तथा उनके बाल्यावस्था की देखभाल राज्य करेगा। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह भाषा में परिवर्तन किया गया, आर्टिकल 21 नया आर्टिकल जोड़ा गया और आर्टिकल जो आपका मूल कर्तव्य में नया मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो इस प्रकार 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये सारे चीजें प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी आया, जो मूल अधिकार के अंतर्गत 21 का ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो शिक्षा के अधिकार संबंधी जो आपके अधिनियम आया वो भी आया। अब अगर 46 की मैंने बता दिया, एससी, एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय जो है सुनिश्चित करेगा राज्य, यह भी होगा। और ये तीनों केस, शाहबानो केस, साथ में डेनियल लतीफी का केस और सायरा बानो का केस, ये 3 केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। आर्टिकल 44 तो सबको रटा ही होता है, जो है क्या कि समान नागरिक संहिता की बात है तो सबको रटा होता है। ये आर्टिकल सबसे, ये और आर्टिकल 40, ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो लगभग हर इंसान को रटे हैं। हर इंसान को, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, चाहे वह लेखपाल की तैयारी कर रहा हो, अगर उससे पूछ लो ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान कहाँ पे हैं, तो वो आर्टिकल 40 बता देगा बहुत इजीली तरीके से। और आर्टिकल 40 समान नागरिक संहिता भी वो उसको याद रहता है। बाकी चीजें अगर पूछ लो तो शायद ही बहुत कम लोग। तो एक चीज याद रखना है, आपको पढ़ना है जो अच्छे से पढ़ना है। 43 में जो 3 आर्टिकल हैं वो भी याद रखने हैं। 44 मैंने बता दिया डिटेल में, और इससे जुड़े जो ये केस हैं ये भी, क्योंकि ये समान नागरिक संहिता की तरफ ले जाते हैं हमको। अगर यहाँ पे तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया गया तो यह क्या समान नागरिक संहिता की तरफ एक कदम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भूलना नहीं है। डेनियल लतीफी कौन थे? शाहबानो के वकील थे, एक्चुअली ये भी याद रखते हैं। तो इस प्रकार आपका अब ये आज का बिंदु यहाँ पे हम करेंगे समाप्त। और एक मैंने बात बता दिया, 103वां जो संविधान संशोधन है वह किसके अनुपालन? आर्टिकल 46 का अनुपालन करता है, क्योंकि यहाँ पे अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो उसी के अनुपालन हेतु 103वां संविधान संशोधन जो शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस को और नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने संबंधी 10% आरक्षण है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो 10% आरक्षण देने संबंधी जो प्रावधान हुए वह इसी आर्टिकल के अनुपालन में हुए हैं। तो इस प्रकार अब आज की चर्चा यही होगी समाप्त।
क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास यही रहता है आपका समय जाया ना जाए, कम समय में आपको मैक्सिमम जानकारी मिले, आपके समय का उचित आप उसका जो है लाभ उठा सकें, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्लास जैसी भी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आपका समर्थन बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।